क्लास 10 यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी अड्डा में। हिंदी का पेपर है जो 18 फरवरी 2026 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से हल करके आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। यदि आप वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो हम गारंटी से कह सकते हैं कि आप 70 में 65 प्लस अंक लेकर आओगे। मेरे प्यारे बच्चों, यह एक वायरल पेपर है। सेम ऐसा ही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछा जाएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है मेरे प्यारे बच्चों, और पूर्णांक होता है 70 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड होते हैं, यानी पेपर 2 खंड में होता है, खंड आ और खंड पा। खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, जिनका उत्तर आपको ओएमआर सीट पर देना होता है। और खंड बा 50 अंक का वर्णनात्मक होता है, जिसे आपको कॉपी पे लिखना रहता है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले खंड आ, इसमें 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है, जो कि 18 फरवरी 2026 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? कमेंट करेंगे। भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग। तो मेरे प्यारे बच्चों, बाबू गुलाब राय शुक्ल युग के लेखक हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 2 है, चिंतामणि किस विधा की रचना है? निबंध है, कविता है, नाटक है या कहानी है? तो चिंतामणि निबंध विधा की रचना है, और चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, गबन किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, निराला, हरिकृष्ण प्रेमी। तो गबन मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, चौथा नंबर प्रश्न है, शुक्ल युग की समय अवधि है 1936 से 1943, 1919 से 1938, 1900 से 1918, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 1919 से 1938 क्या सही हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। शुक्ल युग की समय सीमा है 1919 से 1938 तक। इसके बाद पांचवा नंबर है, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? जीवनी है, आत्मकथा है, साक्षात्कार है या रेखा चित्र है? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आत्मकथा है। नीड़ का निर्माण फिर ये आत्मकथा है हरिवंश राय बच्चन का। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 है, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? द्विवेदी युग की है, भारतेंद्र युग की है, प्रगतिवादी युग की है, छायावादी युग की है? तो प्रिय प्रवास द्विवेदी युग की रचना है, और प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। मधुशाला किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की, हरिऔध की, हरिवंश राय बच्चन की, सुमित्रा नंदन पंत की? तो मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की रचना है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 8 नंबर प्रश्न है, भारत भारती किसकी रचना है? सिया राम शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा? तो भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, 9 नंबर प्रश्न है, आधुनिक काल कब से कब तक है? 1843 से अब तक, 1643 से 1843 तक, सन 1918 से 1936 तक, 1936 से 1943 तक। तो आधुनिक काल की जो समय सीमा है 1843 से वर्तमान समय तक, यानी अब तक। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। मतीराम किस युग के कवि हैं? आधुनिक काल के हैं, आदि काल के हैं, भक्ति काल के हैं, रीति काल के हैं? तो मतीराम रीति काल के कवि हैं। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद 11 नंबर प्रश्न है, हास्य रस का स्थायी भाव। तो हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास। ठीक है, आपके सिलेबस में 2 रस हैं, हास्य रस और कौन सा? करुण रस। तो करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक, ध्यान रखेंगे। इसके बाद 12 नंबर है, सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतुप प्रयो प्रभात। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है, उत्प्रेक्षा है, रूपक अलंकार है, श्लेष है? तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। देखिए यहाँ पर मनो शब्द आ गया है, और जहाँ पे जनु जानो, मन मानो, जनो मनो, जनहु मनहु शब्द आ जाए, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा। इसके बाद 13 नंबर प्रश्न है, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? 3 होते हैं, 2 होते हैं, 4 होते हैं या 5 होते हैं? तो रोला छंद में कुल 4 चरण होते हैं। ठीक है, रोला सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, और प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। 14 नंबर है, आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? बी मान, अक, आ। तो कर्षण में आ उपसर्ग लगा है, क्योंकि आ उपसर्ग जो होते हैं किसी शब्द के पहले लगते हैं, तो कर्षण में आ उपसर्ग लगा है, तो आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद 15 नंबर प्रश्न है,
क्या कह रहा है, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? 2 हैं, 5 हैं, 6 हैं, 3 हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। पहला है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य, तीसरा है मिश्र वाक्य। ध्यान रखिएगा। इसके बाद 16 नंबर है, पीताम्बर में कौन सा समास है? कर्मधारय है, द्वंद्व है, बहुव्रीहि है या फिर तत्पुरुष है? तो पीताम्बर में बहुव्रीहि समास है। कौन सा समास है? पीताम्बर में बहुव्रीहि समास है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद 17 नंबर है, आंसू का तत्सम रूप क्या होता है? अश्रु होता है, अंशु होता है, रोना होता है, आंख होता है? आंसू का तत्सम होता है अंशु, अश्रु होता है। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 18 नंबर है, कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की प्रधानता, कर्म की प्रधानता, भाव की प्रधानता, इनमें से कोई नहीं। तो कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 19 नंबर प्रश्न है, ताभ्या शब्द में वचन एवं विभक्ति है। षष्ठी विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति द्विवचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। तो इसमें है चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। ताभ्या में चतुर्थी विभक्ति बहुवचन है। इसके बाद निम्नलिखित में से सर्वनाम है, मनुष्य, बचपन, वह। तो मनुष्य और बचपन संज्ञा है, वह क्या है? सर्वनाम है। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है खंड व वर्णात्मक प्रश्न। प्रश्न नंबर 21 क्या कह रहा है? तो प्रश्न नंबर 21 कह रहा है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो गद्यांश के नीचे 3 प्रश्न होते हैं, 2-2 अंक के। कुल मिलाकर के गद्यांश पूछा जाता है 6 अंक का। तो किसी भी गद्यांश को हल करने से पहले सबसे पहले उसको पढ़ते हैं, और यह गद्यांश मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का है, उसे फालतू बातों के बारे में सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए। उसे यह भी पता लगाना चाहिए कि जिस अभाव के कारण वह ईर्ष्यालु बन गया है, उसकी पूर्ति का रचनात्मक तरीका क्या है। जिस दिन उसके भीतर यह जिज्ञासा आएगी, उसी दिन वह ईर्ष्या करना कम कर देगा। तो यहाँ पर देखिए ईर्ष्या शब्द मिल गया है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा। तो पहला क्वेश्चन सेम यही पूछेगा, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी गद्य खंड में संकलित पाठ ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से लिया गया है। इसके लेखक श्री रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा, रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या मैंने देखिए यहाँ पर जिसकी रेखा खींची होती है उसकी करना होता है व्याख्या। तो यह पूरे की व्याख्या आपको करना है। तो चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या कैसे करना है। लेखक कहते हैं कि ईर्ष्या से बचने का एकमात्र उपाय मानसिक अनुशासन है। व्यक्ति को अपनी आदतों पर नियंत्रण रखना चाहिए और बेकार की बातों पर ध्यान देना बंद करना चाहिए। उसे यह समझना होगा कि जो कमियां अभाव उसके जीवन में है, उसे कैसे सकारात्मक और रचनात्मक तरीके से पूरा किया जा सकता है। जैसे ही व्यक्ति इस दिशा में सोचना शुरू करेगा, उसकी ईर्ष्या धीरे धीरे कम हो जाएगी। फिर है, ईर्ष्या से बचने का उपाय क्या है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ईर्ष्या से बचने का उपाय क्या है, इसका उत्तर देखेंगे। ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है। व्यक्ति को फालतू बातों के बारे में सोचने की आदत छोड़नी चाहिए और यह पता लगाना चाहिए कि जिस अभाव के कारण वह ईर्ष्यालु बन गया है, उसकी पूर्ति कैसे रचनात्मक रूप से की जा सकती है। तो इसका उत्तर आपको पैराग्राफ में मिल जाएगा। फिर अथवा करके दिया है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें से एक करना है आपको। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल लेता है, तो फिर यह नहीं देखता कि वह कहाँ और कैसी जगह पर पैर रखता है। धीरे धीरे उन बुरी आदतों में अभ्यस्त होते होते तुम्हारी घृणा कम हो जाएगी। तुम्हें तब यह विचार न मालूम होगा कि तुम यह सोचने लगोगे कि बिगड़ने में बात ही क्या है। तुम्हारे विवेक को कुंठित करके बुरे विचारों और बुरी बातें धीरे धीरे को पहचान न रह पाएगी। ठीक है, बुरे विचारों और बुरी बातें धीरे धीरे पहचान ना रह पाएगी। तो यहाँ पर देखेंगे, देखिए बुरी बातें आ गई, यानी बुरी संगत अच्छी संगत है ना। तो आप समझ जाए मित्रता चैप्टर से लिए गए। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ आपको लिख देना है। पाठ का नाम मित्रता है और लेखक का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। आपको संदर्भ लिखना है यहाँ पे। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या किसकी करना है? जिसकी रेखा खींची हुई है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की करना है आपको व्याख्या। तो चलिए देखते हैं कैसे लिखना है व्याख्या। शुक्ल जी ने बुरी संगत को कीचड़ के समान कहा है, कीचड़ के समान कहा है, और बताया है कि इस कीचड़ से सदा बचकर रहना चाहिए, अन्यथा यह हमारे आचरण को दूषित कर देगा। यदि कोई मनुष्य एक बार बुरी संगत में फंस गया और कलंकित हो गया, तो वह फिर बार बार कलंकित होने से नहीं डरता और धीरे धीरे बुरी आदतों का अभ्यस्त हो जाता है। जब बुराई आदत बन जाती है, तब वह उससे घृणा भी नहीं करता और ना बुरा कहने से चिढ़ता ही है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है,
विवेक कुंठित हो जाने से मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो विवेक कुंठित हो जाने से मनुष्य को भले बुरे की पहचान नहीं रह जाती और अंततः वह भी बुराई का भक्त बन जाता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 22 नंबर प्रश्न है, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये भी 6 अंक का होता है, 2-2 अंक का है ना, 3 प्रश्न होते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई, कवि सूरदास जी कहते हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण के कमलोत चरणों की वंदना करता हूँ। जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ को लांघ जाता है, अंधे को सब कुछ दर्शाई और अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहिरो सुने बहरा सुनने लगता है, गूंगा पुनः बोलने लगता है, रंग चले सिर छत्र धराई और गरीब आदमी मुकुटधारी राजा बन जाता है। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे दयालु भगवान की मैं बार बार वंदना करता हूँ। देखिए यहाँ पर सूरदास शब्द मिला हुआ है, ठीक है। पहला चैप्टर है पद नामक, तो उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना है, तो लिख देना है। पाठ का नाम है पद और कवि का नाम क्या है? सूरदास। रेखांकित अंश की व्याख्या, तो व्याख्या मैंने पूरी बता दिया। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? देखिए यहाँ पर चरण कमल बंदो हरिराई में रूपक अलंकार है, बार बार में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सूरदास स्वामी में क्या कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। इसके बाद अथवा करके दिया है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सुन सुंदर बैन सुधा रसाने सयानी है जानकी जानी भली, यानी सीता जी अमृत रस से सने हुए उन स्त्रियों के बातों को सुनी और सीता जी चालाक तो थी ही, वह उन स्त्रियों के प्रश्नों के उत्तर को भली प्रकार से समझ गई। तिरछे कर नयन तिन्हें समझाए कुछ मुस्कुरा चली, सीता जी तिरछी दृष्टि करके और आंखों के संकेत से उन्हें समझा करके और मुस्कुरा करके थोड़ा सा आगे बढ़ गई। तुलसीदास जी कहते हैं इस अवसर पर सभी स्त्रियां अपने नेत्रों का लाभ उठा रही थी। उसे देखकर ऐसा लगता था मानो मानो सूर्य के उदय होने पर प्रेम रूपी सरोवर में सुंदर कमल की कलियां खिल उठी हों। तो संदर्भ लिख देना है। तो वन पथ पर लिया गया है, किस चैप्टर से लिया गया है? वन पथ पर चैप्टर से लिया गया है और तुलसीदास जी इसके कवि हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या, तो व्याख्या मैंने पूरी आपको बता दिया है। अनुराग तड़ाग में भान उदय बिकसी मनुमंजल कंज कली में कौन सा अलंकार है? तो इसमें रूपक अलंकार है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद 23 नंबर प्रश्न है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये होता है 5 अंक का, 2 अंक मिलते हैं संदर्भ के लिए, 3 अनुवाद के लिए। तो ये मेरे प्यारे बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसका अर्थ पढ़ लेते हैं। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषाश्च केंद्र स्थलम अस्ति, यह नगर भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। इत यो संस्कृत वांग्यांश संस्कृत आलोका सर्वत्र प्रसृता, यहीं से संस्कृत वाणी और संस्कृत का प्रकाश सभी जगह फैला है। मुगल युवराज दार्शनिको अत्र आगत भारतीय दर्शन शास्त्र नाम अध्ययन आक्रोत, मुगल युवराज दार्शनिको यहाँ आकर के भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया। सा तेषां ज्ञानेन तथा प्रभाविता अभवत, वह उसके ज्ञान से इस प्रकार प्रभावित हुए, यत तेन कि उन्होंने उस उपनिषद का अनुवाद फारसी भाषा में किया। तो ये वाराणसी से लिया गया है, लिख देंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्यखंड के संस्कृत से वाराणसी नामक पाठ से अवतरित है। फिर अथवा करके दिया है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको पढ़ते हैं। मानव जीवनस्य संस्करणम संस्कृत, मानव जीवन का संस्कार करना संस्कृति है। अस्माकं पूर्वजा मानव जीवनम संस्कृतम महानतम प्रयत्नम आकुर्वन्, यानी हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को संस्कार देने के लिए महान प्रयत्न किए। ते अस्माकं जीवनस्य संस्करणायान आचारान विचारान च आदर्शयान, उन्होंने हमारे जीवन में संस्कारों के जिन आचारों और विचारों को फैलाया, तत्सर्वम अस्माकं संस्कृति, वही सब हमारी संस्कृति है। 24 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? दिए गए संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ से हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, मान हित्वा प्रियो भवत, मनुष्य अभिमान छोड़कर प्रिय हो जाता है। क्रोध हित्वा ना सोचत, मनुष्य क्रोध को छोड़कर शोक नहीं करता। काम हितर्थवान भवत, और इच्छा को छोड़कर धनवान हो जाता है। लोभम हित्वा सुखी भवत, लालच को छोड़ करके सुखी हो जाता है। ये लिया गया है जीवन सूत्राण से। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के जीवन सूत्राण नामक पाठ से अवतरित है। आपको संदर्भ लिख देना है। फिर अथवा करके दिया है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। ये लिया गया है भारतीय संस्कृत से। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों। सर्वे सन्तु निरामया, सभी निरोग हों। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी कल्याण को देखे। माँ कश्चित दुख भाग भवेत्, कोई दुख का भागी ना हो। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 25 नंबर प्रश्न है, अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। 3 नंबर का होता है, अलग जिले के लिए अलग अलग खंडकाव्य होता है जिला वाइज, तो आप इस खंडकाव्य को तैयार करेंगे। इसके बाद है 26 का नंबर,
दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 5 अंक का होता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनका वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगा। इसके बाद खा नंबर है, कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। भी 5 अंक का है। तुलसीदास, सुमित्रानंद पंत और महाकवि सूरदास। इसके बाद है 27 नंबर प्रश्न, अपनी पाठ्यपुस्तक से कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। 2 अंक का है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर 28 नंबर है, अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। 4 अंक का है। अथवा करके दिया हुआ है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसका भी वीडियो आपको जल्द मिल जाएगा। उत्तर मध्य रेलवे को एक शिकायत पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख हो। 29 नंबर है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देना है और 2 अंक आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इन प्रश्नों को आप तैयार करेंगे। इसके बाद है मेरे प्यारे बच्चों 30 नंबर प्रश्न, ये 7 अंक का है, निबंध है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध है, तो इसका भी वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।